हाँ, तो लाइट चैप्टर पर ने स्टार्ट कर रखा था और लाइट चैप्टर का जो ये वाला वीडियो, आज का जो वीडियो है, बहुत ज़्यादा खास है। मतलब एक्चुअल में फिजिक्स से क्या अपने को सीखने को मिलता है, क्या कुछ ऐसी घटनाएं हैं, वो ये आज सीखोगे आप। समझ पा रहे हो? इसलिए यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आना फिक्स है। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि यहाँ है थ्योरी, और थ्योरी 2 मार्क्स की जो थ्योरी क्वेश्चन आते हैं ना, वो यहीं से आएंगे कि हमें, और आपने देखे भी होंगे कि जैसे अपन पानी में कोई चीज़ को डुबोते हैं, थोड़ी सी पेंसिल मान लो, पेन मान लो, स्ट्रॉ मान लो, तो वो अपन को पानी के अंदर थोड़ी सी उठी हुई या फिर मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये सारी जितनी भी घटनाएं हैं, ये ऐसा क्यों होता है? ये सब कारण अपवर्तन का है, रिफ्रैक्शन का है। ठीक है, और ये फिजिक्स की बड़ी देन है, हमें चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन करी, सिखाई। इन ऐसी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि वाकई साइंस कितनी इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। समझ पा रहे हो? वो चीज़ें सीखने वाले हैं इसके अंदर। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर अपन 2 तो न्यूमेरिकल करेंगे, आपके एग्जाम्पल 1-2 क्वेश्चन प्रूव करने वाले भी हैं, और एक वो कांच के स्लैब वाला है, ठीक, ग्लास स्लैब वाला, वो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों वीडियो को अच्छे से लर्न करना, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आपके आना है। एक तो न्यूमेरिकल का आ जाएगा, पक्की बात है, और एक क्वेश्चन आ जाएगा डायग्राम का, और एक क्वेश्चन या तो इनसे आएगा, पक्का इन्हीं से आना है वो। ये 3 क्वेश्चन मिलके 6-7 नंबर जो चैप्टर है वो कंप्लीट होगा, इसलिए पूरे ध्यान से सीखना है इस चीज़ों को। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। बात है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन हालांकि लिख दी। अच्छा, मैं कुछ बातें बताऊं आपको कि इसमें 2 मीडियन होंगे। मीडियन मतलब मीडियम, मैथ्स का नाम आ गया। 2 माध्यम होंगे। ठीक है, माध्यम का मतलब होता है मीडियम। अब मैं छोटी सी बात बता दूं, शब्द का मतलब क्या है मीडियम का। जैसे कि एक अपन, ये जो बाहर का मतलब हवा, ठीक है, और एक सपोज कोई पानी का बर्तन अपन ने लिया। मेरी बात ध्यान सुनना, कि सपोज अपन ने पानी का ग्लास ले लिया, या पानी का कोई बीकर या बर्तन ले लिया, वो पानी से भरा हुआ है। अब ऊपर से लाइट आई, तो एक तो जिधर लाइट, पानी से ऊपर का एक पूरा पोर्शन, मतलब ये हवा, ये एटमॉस्फेयर अपना। फिर से सुनो पूरी बात, कि एक तो पानी, ग्लास पानी से भरा हुआ था, तो उसके ऊपर जो ये लाइट, ये जो ऊपर का पोर्शन एटमॉस्फेयर है जिसमें लाइट आ रही है, एक तो वो, और एक जहाँ तक पानी है वहाँ जब रिफ्लेक्ट होकर पानी के ऊपर जैसे वो गिरी प्रकाश की किरण या रे गिरी, लाइट की रे गिरी, वो जो गिरी उस पानी के अंदर का पोर्शन और पानी के ऊपर का पोर्शन, 2 मीडियम हो गए। माध्यम 1 और पानी के अंदर वाला माध्यम 2। समझ में आ गई? उनको मीडियम बोलेंगे अपन। तो माध्यम 1 और माध्यम 2, तो जब प्रकाश की किरण उस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब ये बाहर के माध्यम से पानी वाले माध्यम में जाती है, तो उसकी जो प्रकाश की गति होती है, मतलब जो लाइट रे होती है, ध्यान से सुनना, प्रकाश की किरण की जो दिशा होती है, गति की बात नीचे बताऊंगा, पहले डायरेक्शन की बात करो। दिशा जो होती है, डायरेक्शन जो होता है, वो परिवर्तित हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। समझ पा रहे हो? कहाँ से चेंज होगा? कि सपोज ये कोई बर्तन है और यहाँ तक पानी से भरा है, तो इस जगह से चेंज होगा जहाँ पर लाइट आके गिरी, इस पॉइंट पर। समझ पा रहे हो? तो वो परिवर्तन होने का कारण यही है, क्योंकि 2 माध्यम होते हैं, अलग अलग माध्यम है। पानी का अलग माध्यम है, बाहर का अलग माध्यम है, हवा का अलग माध्यम है, कांच का अलग माध्यम है। ठीक है, मीडियम मतलब, माध्यम का मतलब मीडियम, ये बड़ा कारण है। और जो ये चेंज हुआ, इसे ही हम रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब कुछ इस अपवर्तन से, रिफ्रैक्शन से बहुत सारे अपन एग्जाम्पल लेंगे, फिर सारे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे अपन बात करें कि जब डेफिनेशन की बात करें, एग्जाम में डेफिनेशन भी 1 मार्क्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी आ सकती है कि अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, या फिर अपवर्तन का नियम, वो भी पढ़ेंगे अपन। तो ये ध्यान रखना कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, माध्यम कोई सा भी होगा, एक माध्यम, मैंने एग्जाम्पल ले लिया बाहर का, दूसरे माध्यम मतलब पानी का माध्यम मान लो, दूसरे माध्यम में गमन करता है, मतलब जाता है, तो दोनों माध्यम को अलग करने वाले, पृथक का मतलब अलग, पृथक करने वाले पृष्ठ मतलब जहां से वो, भाई जैसे पानी का पूरा वो पृष्ठ हो गया, ऊपरी सतह, ऊपर की जो लेयर है, वो पृष्ठ प्रकाश किरणों की दिशा में परिवर्तन होता है, और यही प्रभाव, यही परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। समझ में आ गई? कितना इजी है। यानी कि रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन एट द
प्लेन ऑफ सेपरेशन, जहाँ से वो अलग हो रहे हैं, वो प्लेन ऑफ सेपरेशन ऑफ बोथ मीडियम्स, दोनों का, द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज चेंजेस, लाइट जो रेज हैं वहाँ से चेंज हो जाएगी जहाँ पर दोनों मीडियम सेपरेट हो रहे हैं। दिस इफेक्ट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। डेफिनेशन याद होगी, ठीक है। अब एक एक चीज पे ध्यान देना, एक सेकंड भी ध्यान डाइवर्ट हो गया ना अगर आपका, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। मैंने नोट कर करके बहुत सारी बातें लिखी है, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का बनता है 100%। और इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इसी में से ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन वाला क्वेश्चन दे देंगे, एबीसीडी या एबीसीडी में से कोई टिक करना होगा, इसलिए ध्यान से समझना है। एक ये है नोट, क्या लिखा मैंने, ये नोट एक तरीके से क्वेश्चन है एज इट इज, ठीक है, कि ये जो अपने ऊपर पढ़ तो लिया कि प्रकाश की किरण चेंज हो जाएगी, लेकिन एक गारंटी है कि जैसे ये मैंने कोई सरफेस लिया ना, कोई बीकर लिया, ध्यान समझो पूरा, ये कोई सेकंड मीडियम है, ठीक है, ये सेकंड माध्यम है, माध्यम या मीडियम, और ये फर्स्ट मीडियम है, ऊपरी सतह वाला है ना माध्यम। तो ध्यान रखना, प्रकाश किरण ऐसे आएगी तो ही थोड़ी डाइवर्ट होगी, ऐसे ऊपर उठी हुई दिखेगी, इधर से आएगी, इधर से आओ चाहे इधर से आओ, अंदर ऐसे आनी चाहिए, बिल्कुल सीधी नहीं आनी चाहिए। अगर सीधी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, फिर सुन लो, ये बिल्कुल एकदम सीधी जो 90 डिग्री पे आती है ना, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अभिलंब, यानी कि परपेंडिकुलर। अगर लाइट रे, प्रकाश किरण परपेंडिकुलर आई, अगर सीधी आई, तो कोई चेंज नहीं होगा। आप कहीं सोचो कि हमने डेफिनेशन में लिखा है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जब जाती है कोई प्रकाश किरण या लाइट रे, तो चेंज होती है, लेकिन सिर्फ एक शर्त, कंडीशन है, इसमें नहीं होगी, 90 डिग्री वाले में नहीं होगी, बाकी सब में हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब 90 डिग्री से थोड़ा 85 डिग्री भी है ना, अगर इधर से मामूली तो भी हो जाएगी, लेकिन 90 पे अभिलंब बिल्कुल डिट्टो सीधी एकदम वहां नहीं होगी। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि कब प्रकाश किरण रिफ्रैक्ट यानी कि अपवर्तित नहीं होती, या फिर ये मान लो कि टेढ़ी नहीं होती, तिरछी नहीं होती, मुड़ती नहीं है, ऐसे खूब सारे वर्डिंग यूज कर सकते हैं वो, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना कि प्रकाश की आपतित किरण मतलब आने वाली इंसिडेंट रे, आपतित किरण क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे, दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के अभिलंब न हो, मतलब परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपतित किरण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद हो गया? यानी द इंसिडेंट लाइट या फिर इंसिडेंट लाइट रे should not be perpendicular to the surface of interface of both the mediums, otherwise the direction of incident light will not change during refraction। समझ पा रहे हो ना? 100% यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पूरी बात समझ में आपके मेरे हिसाब से आ गई होगी। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि वेलोसिटी, जो लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में कितनी होती है, ठीक है, निर्वात। मैं निर्वात पिछले वीडियो में बता दिया, 1-2 छोड़ के, कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड होती है। इसको तो ऐसे ही याद कर लेना, प्रकाश की स्पीड है ये, ठीक है। लाइट की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एम का मतलब मीटर, इसका मतलब सेकंड, ठीक है। ये 1 मार्क्स में ये भी आ सकता है ऑप्शन में, ठीक है। प्रकाश की गति, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, अलग से ऐसे वर्डिंग आ जाएगी, और फिर ऑप्शन दे देगा तो आपको इसको भी लिखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो, अब कुछ मैंने एग्जाम्पल लिया इस पूरी बात को पुख्ता करने के लिए। क्या कि आपने गिलास में स्ट्रो देखा होगा, स्ट्रो टेढ़ी आपको नजर आती है, और पानी में थोड़ी डूबी पेंसिल भी तिरछी नजर आती है, थोड़ी डूबी, पूरी डूबो तो फिर क्या दिखेगा, लेकिन थोड़ी सी डूबोने पर। तो ये जितनी सी बातें हैं, जितनी भी चीज़ें पानी में डालने ऊपर उठाई देना, ठीक है, सिक्का भी दिखाई देना, ये सब बातें जितनी भी है, तो इन सब का ये एक ही कारण है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, पानी की स्ट्रॉ पूछ ले और ग्लास में पेंसिल पूछ ले, दोनों पूछ ले, तो दोनों का आंसर आपको ये एक ही लिख के आना है। 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। रीजन उसका, रीजन क्या है कि पानी में आंशिक डूबी, आंशिक का मतलब थोड़ी डूबी हुई, थोड़ी सी डूबी, पूरी डुबो दोगे फिर तो क्या दिखेगी, थोड़ी सी डूबोगी तो ही दिखेगी। डूबी हुई वस्तु मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, ठीक है, मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। वाई डज एन ऑब्जेक्ट पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर बेंट, यानी कि टेढ़ी क्यों नजर आती है। कारण ये है कि वस्तु के पानी में डूबे हुए भाग से,
मतलब जितना पानी में डूबी उस भाग से प्रकाश हम तक पहुंचता है। भाई जितना पानी में भाग डूब वहां से प्रकाश अपने आंखों तक पहुंचता है। दिख तो अपने आंखें ही रही है ना, देख तो आंखें ही रही है। वो वस्तु के पानी के बाहर के भाग से, एक तो पानी का अंदर का भाग मीडियम सेकंड, एक पानी के बाहर का भाग मीडियम फर्स्ट, माध्यम फर्स्ट। तो वस्तु के पानी के बाहर के भाग से आने वाले प्रकाश से अलग दिशा में, भिन्न का मतलब अलग दिशा में आता हुआ नजर आता है या फिर आता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए वस्तु का पानी के भीतर वाला भाग थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ या फिर मुड़ा हुआ नजर आता है। जैसे कि 2 एग्जाम्पल ले लिए अपन ने, ये रीजन है। समझ पा रहे हो? मैंने आपको पहले भी कह दिया था डेफिनेशन में ही कि दोनों की प्रकाश अलग अलग होता है। यही वजह है कि हमारे आंखों तक दिखने में वैसा नजर आता है कि यहाँ का प्रकाश अलग है, यहाँ का प्रकाश अलग है। उस लाइट, कोई पेंसिल थोड़ी ना मुड़ गई, एक्चुअल पेंसिल तो पेंसिल ही बाहर निकाल के देख लो, वैसी की वैसी है। उस लाइट की वजह से हमें थोड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, अपवर्तन की वजह से। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पता है क्या वर्डिंग आती है? सेम क्वेश्चन आएंगे कि पानी में पेंसिल ऊपर उठी हुई दिखाई क्यों देती है? ऑप्शन क्या? अपवर्तन, परावर्तन, यानी कि परावर्तन का मतलब रिफ्रैक्शन हो गया, सॉरी रिफ्लेक्शन हो गया, अपवर्तन का मतलब रिफ्रैक्शन हो गया। ऐसे ऑप्शन आते हैं सिर्फ एक शब्द में, तो क्या आंसर हो जाएगा वहां पर? रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। तो ऐसे ऑप्शन भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक सारी बातें काम आएगी। और हर कॉम्पिटिटिव बड़े बड़े एग्जाम्स में ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। ओके, तो ये इसका कारण था। सब में आपको ये लिखना है कि द रीजन ऑफ सीइंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आउट ऑफ वाटर एंड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन वाटर इज डिफरेंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन सबमर्ज्ड पार्ट लुक्स ए बिट हायर इन लेवल। थोड़ा सा हमें ऊपर उठा हुआ या फिर बेंड किया हुआ भी लिख सकते हो, हमें नजर आता है। लाइक पेंसिल पार्शियली सबमर्ज्ड इन वाटर, स्ट्रॉ इन ए ग्लास। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल अपने ले लिए। फिर नोट लिखा है मैंने, और यहाँ से फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश जब, ये तो था डायरेक्शन का, दिशा का, ये है वेलोसिटी का, स्पीड का, गति का। क्या कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, गमन करता है, तो उसके वेग में भी परिवर्तन होता है। यहाँ पर दिशा में परिवर्तन था, तो ध्यान रखना स्पीड में भी फर्क पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा कि फर्क पड़ता है नहीं पड़ता था, चेंज होता है। When light refracts from one medium to another medium, then its velocity changes। ठीक है ना, वो भी बदलती है। अब इसका ये तो चलो 1 मार्क्स का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ मैंने जो नीचे एक बात लिखी है ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कारण है कि वो जो, अब जैसे अभी लेंगे वो कांच स्लैब वाला, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको कांच स्लैब वाला, एक रेक्टेंगल शेप में ABCD का कांच स्लैब लेंगे अपन, ग्लास स्लैब लेंगे, उसमें फिर लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अभिलंब है, परपेंडिकुलर जो है, उसकी तरफ हर कोई रेज ऐसे झुकती हुई नजर आएगी। उसका क्या कारण है? वो ये कारण है ना, क्या कि यदि दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन है, सघन का मतलब तेज होना, ऐसा मान लो ज़्यादा तेज होना, सघन है, जैसे कि कांच या पानी, ये दोनों, तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत कम हो जाएगा, वहां पर कम होगा, उल्टा सिस्टम है। और यही कारण है कि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मतलब कमजोर माध्यम से तेज माध्यम में जाती है, बेसिकली वर्डिंग सीख लो, तो जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब का मतलब परपेंडिकुलर की ओर झुक जाती है। और ये तो मैंने ऐसे 1 मार्क्स में दिया, क्वेश्चन आ सकता है क्यों झुक जाती है, तो ये आंसर एक ही वर्ड का है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी प्रकाश की किरण तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये बात समझ में आ गई? यानी कि इफ द सेकंड मीडियम इज डेंसर रिलेटिव टू द फर्स्ट मीडियम, देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी रिलेटिवली लेस। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वाइल गोइंग फ्रॉम नियर रेयर है ना, रेयर टू डेंसर मीडियम, द लाइट रेज बेंड टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर के पास में। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, अब मेरी बात सुना, उसकी तरफ झुक जाती है, कारण है। और ये सारी बात जो मैंने यह वाली बात लिखी है ना, ये और ज़्यादा एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी जब कांच लेवल एग्जाम्पल लेंगे, और वो इतना इंपॉर्टेंट है, उसको मैं अलग से कराऊंगा। वो अकेला भी 3 नंबर में आने या 3 या 4 नंबर में आने का मतलब पूरा चांस रखता है, खुद ही अपने आप इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो अकेला अगर आ जाएगा 3 नंबर में तो फिर थ्योरी आएगी नहीं, वो खुद थ्योरी में आता है। डायग्राम बना और थ्योरी लिख दो, ठीक है। तो और 2 नंबर का वो जो डायग्राम वो वाले चित्र थे वो बना दो, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया। तो इस तरीके से चैप्टर काफ़ी 7 नंबर का डाइवर्ट अलग अलग कैसे भी आ सकता है।
तो इनमें से नहीं आएगा तो फिर वो कांस लेवल आएगा, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ऐसा कैसा आने के पूरे चांस है। क्या कि राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, परावर्तन के नियम पढ़े थे अपन ने रिफ्लेक्शन के, और ये रिफ्रैक्शन अपवर्तन के नियम भी एग्जाम आ जाएंगे। तो पहला नियम तो अपने उसी तरह ही है कि आपतित किरण यानी कि आने वाली, अपवर्तित मतलब रिफ्लेक्ट होके जाने वाली, समझ पा रहे हो, और अभिलंब मतलब 90 डिग्री। ऐसा मानो कि सपोज ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, एक माध्यम है, इधर से आई, यहाँ थोड़ी सी मान लो कि यहाँ टकराने के बाद थोड़ी रिफ्लेक्ट हो गई, समझ पा रहे हो, इतनी भी नहीं लेकिन थोड़ी सी मान लो कि ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। आना तो इसको ऐसा चाहिए था एकदम सीधा, लेकिन नहीं, वो मैंने बता दिया कि रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्ट हो गई। और एक होता है ये 90 डिग्री, ये विलंब, ये क्लास लैब जब पढ़ाऊंगा ना, क्लास लैब उसमें सब कुछ बातें समझ में आ जाएगी। तो तीनों एक ही सीध में होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। हाँ, तल एक ही है, मतलब देख लो यहाँ ही सब, इन तीनों का बेस एक ही, आने वाली, ये जो निकल रही है इधर रिफ्लेक्ट होके जाने वाली, और ये विलंब, तीनों एक ही तल है, तीनों ऐसा मान लो कि एक ही जगह आके मिल रही है, ये मान लो। ठीक है, तीनों का बेस या तल क्या है, एक ही है। मेरी बात समझ में आ गई? ओके, ये हो गया अपना पहला, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट ए पॉइंट इन लेवल ऑफ सेपरेट्स द टू मीडियम। ठीक है, टू मीडियम दोनों एक ही जगह होती है, या फिर इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख लो, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। ज़्यादा बेटर लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज अपनी बुक की लैंग्वेज है। ठीक है, ये वाला लिख लेना, वो जो अपन लिखा था वो आगे काम आएगा, वो थोड़ा मैंने आंसर की फॉर्म में लिख दिया, वैसे एक्चुअल नेम ये अब आपको ईजी पड़ेगा कि एट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। ठीक है, ओके। दूसरी बात, अपवर्तन में आपतन कोण आई की जा, पूरी बात सुनना, एवं अपवर्तन कोण आर की जा का अनुपात स्तर रहता है, और ये जो इस तरह के स्तर है ना, वो अपवर्तनांक भी कहलाता है, या अपवर्तनांक वाली बात ना भी लिखो तो चलेगा, तथा इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन अलग से आएगा, स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आप ये लिखोगे अपवर्तन में आपतन कोण आई की जा, बता दूंगा जा क्या होता है, एवं अपवर्तन कोण आर की जा का अनुपात स्तर रहता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो अपवर्तन का दूसरा नियम है वो स्नेल का नियम भी कहलाता है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहलाता है। यानी अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ आई की जा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो देखो एक ही बात है, चाहे मैं साइन आई बोलूँ, ध्यान समझना, चाहे मैं साइन आई बोलूँ या फिर आई की जा बोलूँ, साइन जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री में क्या बोलते हैं, साइन थीटा, समझ पा रहे हो। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे साइन थीटा बोलते हैं एग्जाम्पल, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, थीटा की जा, मतलब अपन इस जा को जगह साइन वर्ड यूज कर सकते हैं। मतलब एक बोलने का, फिजिक्स में लैंग्वेज का फर्क है कि साइन आई को क्या बोलते हैं, आई की जा, समझ पा रहे हो, बस आर की जा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन आई एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन आर इज कांस्टेंट, आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं, और यही स्नेल्स का लॉ भी कहलाता है। और फॉर्मूला क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये साइन है ना, ये न्यू का साइन है, न्यू, यू नहीं है, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू, न्यू, ठीक है, न्यू। वैसे आपको खैर पढ़ के क्या करना है, आपको इतना सा लिखना है, ये न्यू, तो थोड़ा सा यू टाइप बना देना, न्यू, ठीक है, ओके। कांस्टेंट को दिखाते हैं न्यू से फिजिक्स में, ठीक है। वैसे तो ये स्थिरांक भी लिख दो, चाहे न्यू मत लिखो तो भी चलेगा, लेकिन इसको दिखाते हैं स्थिरांक से। ये बात कहाँ काम आएगी, जब अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपवर्तनांक से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, अभी करवा दूंगा, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब ये काम आएगा। कैसे कि जैसे दो माध्यम है, माध्यम दूसरे का पहले के साथ, सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के साथ में अगर अपन को कंपेयर कराना है, रेशियो पूछ रहा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो न्यू 2:1 लिखेंगे। क्या क्योंकि वो स्थिरांक है, स्थिरांक का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब न्यू, तो न्यू 2:1। या हो सकता है कि वो आपको पानी के साथ करवा रहा हो, कांच और पानी के साथ, पानी और हवा के साथ, तो पानी का मतलब W, हवा का मतलब एयर, तो न्यू WA शॉर्ट में,
ये क्या होते हैं, दिखाने के काम आते हैं। न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लिखने की कुछ वर्डिंग होती है, ठीक है, मैं भी बता दूंगा आगे। तो इन चीज़ों को क्या है कि थोड़ा साइड में दिमाग में फिट कर लिया और साइड में कहीं लिख लिया करो, काम आता है, ठीक है। तो एग्जाम में दो बातें आएगी यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो ये खुद आएगा कि अपवर्तन के नियम लिखो, तो अपवर्तन के यानी रिफ्रैक्शन के, तो ये दोनों नियम लिख के आना है, दोनों लॉ लिख के आना है। या फिर ये आ जाए अलग से 1 मार्क्स में स्नेल्स का नियम लिखो, स्नेल्स का लॉ लिखो, तो ये सेकंड वाला नियम आपको लिख के आना है, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, एक नोट लिखा है मैंने और ये नोट आपको कन्फ्यूज करेगा, ये मेरी गारंटी है। अभी इसको अच्छे से पढ़ना और फिर मैं आगे और लिखाऊंगा यही वाली बात, वहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी, कलर उल्टे सीधे होंगे, फिर कंफ्यूज मत होना। वहाँ पर स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, बता देता हूँ अभी वापस। देखो कि बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, पूरी बात सुनना, वॉयलेट जो कलर होता है, बैंगनी जो रंग होता है, उसके प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बात समझ में आ गई। मतलब जो बैंगनी कलर होता है, वॉयलेट कलर होता है, इसके लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा, और जो लाल कलर होता है, रेड कलर होता है, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कम होता है। सबसे कम और सबसे ज़्यादा का 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट फॉर वॉयलेट कलर एंड लोवेस्ट फॉर रेड कलर लाइट। समझ गई, यानी अपवर्तनांक बैंगनी रंग का ज़्यादा होता है और रेड कलर का कम होता है, ठीक है। याद रखना, अलग से 1 मार्क्स में आ सकता है। फिर है ये टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट है। टेबल में क्या है कि वैसे तो ये पूरी 9 ही पॉइंट है, 9 पॉइंट अगर याद ना करो ना, ज़्यादा नहीं तो, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा और न्यूमेरिकल करने के लिए अपन को उसका डेटा याद होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल ऐसा बना देता है जिसमें आपको ये डेटा देता ही नहीं है। वैसे तो देता है, आपका इतना लेवल तो नहीं है, लेकिन अपन मान के चलते हैं अगर डेटा ना दिया और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया, मतलब ये वैल्यू ना दी और कह दिया कि पानी के साथ अपवर्तनांक ज्ञात करो, पानी के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो वाटर के साथ, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो पता होना चाहिए ना, 1.33, तभी तो उस फॉर्मूले में रखेंगे, वरना 1.33 अपन को जब पता ही नहीं होगा तो अपन फॉर्मूले में क्या रखेंगे, ठीक है। लेकिन हालांकि मोस्टली एग्जाम में देता है, लेकिन ना दे तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, खास याद कर लेना, पानी, केरोसिन, कांच और हीरा, ये 4 तो कर ही लेना आप, ज़्यादा नहीं तो, ठीक है। क्योंकि 4 से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा भी गया, आने के चांस है। अब कैसे याद करना है, पदार्थ का मतलब मटेरियल, इंग्लिश वाले साथ लिख लेना मटेरियल। अपवर्तनांक का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नंबर 1 निर्वात, निर्वात का मतलब वैक्यूम, और वैक्यूम का कितना होता है 1। मैंने जानबूझ के तो आलस कर लिया, वैसे चाहता लिख देता। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक 1 होता है। एयर का यानी वायु का 1.0003 होता है। पानी यानी वाटर का 1.33 होता है। केरोसिन का 1.44 होता है। कांच का 1.50 होता है। ग्लिसरीन का 1.47 होता है। तारपीन या फिर तारपेंटाइन कोयल ऑयल, इसका 1.47 होता है। कार्बन डाइसल्फाइड का 1.64 होता है और डायमंड यानी हीरे का 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक होता है, ठीक है। सारे याद ना हो तो 3-4 तो करना ही करना आपको है, ठीक है। एक डायमंड देख लेना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब एक मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ इस फॉर्मूले से, तब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से न्यूमेरिकल कैसा आता है, ठीक है। ओके, हाँ, तो ये न्यूमेरिकल अगर आपने समझ लिया ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बुक में सोल्यूशन थोड़ा मुश्किल करा रखा है, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना। और ये 101% अकेला न्यूमेरिकल 2 या 3 नंबर में आने के पूरे चांस है, क्योंकि ये अपवर्तनांक का है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल है। लेकिन इस तरीके से पूरा डीपली समझाऊंगा मैं आपको कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली बात यह है कि आपको इसके अंदर डेटा दे रखा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया। कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए ये पूछ लेता है, वो भी ले लेंगे अपन। ये कह रहा है यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 हो और कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो, ठीक है, तो पानी के सापेक्ष कांच का दोनों जो दे रखे हैं उनका अपवर्तनांक ज्ञात करो, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली
फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट ऑफ वाटर, दोनों के सापेक्ष। अब ये एक बात सुनना, पहले अब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ कि चीज़ें दी हुई क्या क्या है। एक तो हमें दिया हुआ है पानी का अपवर्तनांक, पूरी बात सुनना है ना अच्छे से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, वो है, अच्छा देखो मैं एक बात और बताता हूँ, मैंने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक को न्यू से दिखाते हैं, न्यू, तो ये न्यू और किसके साथ में है, पानी के साथ में, तो न्यू डब्लू, समझ में आ गई। अपवर्तनांक का मतलब न्यू, न्यू यू नहीं न्यू, और डब्लू का मतलब वाटर पानी, तो न्यू डब्लू, ठीक है, इक्वल्स टू कितना 1.33। सेकंड है कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज का वीडियो बहुत शानदार है, ये लास्ट के जो 2 वीडियो आएंगे दोनों ही थोड़े मुश्किल जरूर लगेंगे, बड़ा बड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, ऑफ ग्लास। और इसको न्यू डब्लू से दिखाया था, इसको न्यू जी से दिखाएंगे, क्योंकि जी क्या है, ग्लास, कांच। इंग्लिश और हिंदी दोनों को न्यू डब्लू न्यू जी ही लिखना है, ठीक है। वो कितना दे रखा है 1.5, ये बात समझ में आ गई। अब उसने पूछा पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, यानी कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्टिव लिख सकते हैं, फिर वाटर लिख दो सीधा ही, पानी, ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ वाटर। तो क्या लिख देंगे बताओ, पानी में अपवर्तनांक किसके साथ, देखो न्यू, अपवर्तनांक का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब न्यू, किसका किसके साथ, पानी का ग्लास के साथ, मतलब डब्लू जी, न्यू डब्लू जी, ठीक है, इक्वल्स टू। अब मेरी बात सुनो, अब यहां पर एक फॉर्मूला है, पानी का कांच के साथ अपवर्तनांक पूछ रहा है, चाहे किसी का भी अपवर्तनांक पूछो, सापेक्ष का मतलब होता है रेशियो साइन आई बटा, अभी जो फॉर्मूला लिखा था अपोन में, ठीक है, इक्वल्स टू अपन लिखा था कांस्टेंट इक्वल्स टू न्यू स्थिरांक, वही वाली चीज है कि न्यू डब्ल्यू जी यानी कि पानी का ग्लास के साथ। तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखना है, और वो फॉर्मूला है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, कि प्रकाश का पानी में वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ध्यान से समझना है ना, प्रकाश का पानी में वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, और सेकंड है प्रकाश का कांच में वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये बात आपको समझ में आ गई, प्रकाश का पानी में वेग और प्रकाश का कांच में वेग, ये हमें निकालना है। मतलब मैं इस वर्डिंग को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, अपवर्तनांक बराबर न्यू डब्ल्यू जी बराबर, तो प्रकाश का पानी में वेग, और वेग का मतलब वेलोसिटी, ध्यान समझना, वेग का मतलब वेलोसिटी, किसमें, पानी में, मतलब वाटर, और वेग का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी किसमें, ग्लास में, तो वी जी। मतलब मैं इसी फॉर्मूले अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में ये और ये दोनों लिखना है, ठीक है। यानी कि अपवर्तनांक न्यू पानी का कांच के साथ इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन जी, मतलब डब्ल्यू का मतलब पानी की स्पीड, वेलोसिटी, वाटर ग्लास की स्पीड, समझ पा रहे हो, यानी कि पानी का प्रकाश में वेग। अब मेरी बात सुनना, और इसमें नीचे वाला में कांच में वेग, लेकिन बात ये है कि क्या आपके पास वी डब्ल्यू वी जी की वैल्यू है, क्या दे रखी है क्या क्वेश्चन में, नहीं, हमारे पास न्यू डब्ल्यू न्यू जी की वैल्यू दे रखी है, वी डब्ल्यू वी जी की वैल्यू नहीं दे रखी। मेरी बात समझ में आ गई, हमारे पास न्यू डब्ल्यू और न्यू जी की वैल्यू दे रखी है,
वी डब्ल्यू और वी का मतलब होता है वेग, न्यू का मतलब होता है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए हमें वी डब्ल्यू यानी कि पानी का वेग और कांच यानी ग्लास का वेग निकालना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए क्या करें, तो अब मेरी बात सुनना, अब वो समझना, ये दोनों निकालने के लिए, हालांकि अगर ये होता तो सीधा आंसर आ जाता, सीधा ये बटा ये कर दिया तो बिल्कुल गलत है। वो कैसे आएगा वो समझो, कि सपोज अब हम एक चीज़ मानते हैं कि यदि प्रकाश का वेग c हो, तो मेरी बात सुनना, c क्यों माना, देखो प्रकाश का वेग c, v मानते तो फिर सेम हो जाता। आप c एक मान लो कि प्रकाश का वेग c है, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इफ हाँ प्रकाश का वेग, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c, देन ठीक है, यदि प्रकाश का वेग, अपन c नाम दे दिया प्रकाश के वेग को, जैसे पानी के वेग को वी डब्ल्यू दिया था, इसको अपन क्या देते कि वेलोसिटी भी v होती है और वी थोड़ा सही नहीं तो c मान लो कि प्रकाश का वेग सपोज c है। दूसरी बात अकॉर्डिंग टू बुक की लैंग्वेज रखना अपन को, तो मान लिया कि प्रकाश का वेग c है। मेरी बात समझ में आ गई, आपने भी कह दिया हाँ ठीक है। तो प्रकाश का वेग अगर c है तो मेरी बात सुना, तो इक्वस टू, अब मेरी बात सुनो, इक्वस टू का मतलब, अब इसके आगे जो लिखेंगे वो सुनो, वी डब्ल्यू क्या कोई अलग से फॉर्मूला तो होता नहीं है, वी का भी अलग से कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन न्यू डब्ल्यू का एक फॉर्मूला होता है, पूरी बात सुनना, और न्यू जी का भी फॉर्मूला होता है। तो अपन एक काम करते हैं, सपोज मैंने कहा कि मुझे 5 और मुझे 6 चाहिए, है ना, तो हमने कहा यार 5 125 में मिल सकते हैं और 6 सपोज 36 में मिल सकते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो हम इससे कोई ऐसी चीज़ निकालेंगे कि ये मिल जाए हमें, मेरी बात समझ रहे हो। तो मतलब इसी तरीके से मैथ्स की तरह यहाँ पर भी अपन कुछ सोच रहे हैं कि ये वी डब्ल्यू वी जी निकल जाए, लेकिन फॉर्मूला चाहे कोई सा भी हो, फॉर्मूला भी इन्हीं से रिलेटेड हो। तो एक बात समझना कि यदि प्रकाश का वेग c हो तो एक फॉर्मूला होता है न्यू डब्ल्यू बराबर, पूरा बात सुना, न्यू डब्ल्यू, न्यू का मतलब अपवर्तनांक, डब्ल्यू का मतलब पानी, वाटर, तो न्यू डब्ल्यू बराबर, और यहाँ लिखेंगे आप प्रकाश का निर्वात में वेग, पूरी बात सुना, बहुत इजी समझा दूंगा, चिंता मत करो। प्रकाश का निर्वात में वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, पूरी बात समझना, इन वैक्यूम, ठीक है, इन वैक्यूम, पूरी बात समझो, यानी कि और बटा प्रकाश का निर्वात में वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और सेकंड प्रकाश का पानी में वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। बात समझ में आई क्या, ये एक नया फॉर्मूला है, ये तो आप बराबर मत लिखना, भले कोई बात नहीं, यहाँ से शुरू कर देना, नेक्स्ट लाइन से, यदि प्रकाश का वेग c हो, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c, देन न्यू डब्ल्यू का मतलब एक अलग फॉर्मूला होता है, न्यू डब्ल्यू कि प्रकाश का निर्वात में वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और प्रकाश का पानी में वेग वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, प्रकाश का वेग निर्वात में वेग, तो प्रकाश को अपन ने क्या माना था c, और पानी प्रकाश का पानी में वेग को क्या माना अपन ने, पानी मतलब वाटर, और वेग का मतलब v, तो वी डब्ल्यू, मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ गया, न्यू डब्ल्यू बराबर c बटा वी डब्ल्यू। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ये जो c माना है ना, आपको पता है, आई थिंक चैप्टर 2 होगा वो मैथ्स का, जिसके अंदर अपन वो रेशनल नंबर, अच्छा वो हटिए आप गए थे ना, रेशनल नंबर को प्रूव कराते थे, तो वो क्यूब और स्क्वायर जब कराते थे, लास्ट में जाके अपन c मानते थे, किसी को एक r मानते थे, याद आ रहा है, वैसे ही प्रकाश को c नाम दे दिया अपन ने। अब अभी समझा दूंगा, पूरा करते ही सारी बात समझ में आ जाएगी, वही c अपना एक नाम दिया हुआ है। अब इसको क्या करना कि न्यू डब्ल्यू बराबर c अपॉन डब्ल्यू जी, मेरी बात समझो कि ये एक फॉर्मूला होता है, समझ पा रहे हो ना। पानी जब भी निकालना तो निर्वात में, निर्वात का मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं हो, निर्वात का मतलब क्या होता है,
जहाँ पर हवा, गैस, पानी कुछ भी नहीं, वो निर्वात होता है, वैक्यूम होता है। और ये है एक पानी का, पानी में वेग, दो चीज़ ले ली, एक तो पूरा खाली कुछ नहीं होना, एक पानी में वेग। ये एक फॉर्मूला है C अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब हमें क्या चाहिए, VW चाहिए। तो मैं इसी फॉर्मूले को ये लिख दूँ क्या, VW को इधर ले आऊँ, तो VW बराबर C और न्यू W, ये ऐसे समझ पा रहे हो, ये हो गया। चलो सपोज इक्वेशन 1। अब मेरी बात समझना आगे। नेक्स्ट, ये अपन ने बात करी न्यू W का फॉर्मूला। एक सिमिलरली, पूरी बात समझना बहुत इजी है। सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार, इसी प्रकार न्यू G बराबर, जैसे न्यू W था वैसे न्यू G बराबर C अपॉन VG, वेलोसिटी। मतलब सेम थ्योरी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। प्रकाश का निर्वात में वेग था, वैसे ही प्रकाश का निर्वात में वेग अपॉन प्रकाश का पानी में वेग था, तो यहाँ लिख देंगे प्रकाश का कांच में वेग VG, ठीक है। लेकिन इसी को क्या मैं इस तरह अगर लिखना चाहूँ, मुझे तो VG चाहिए ना, तो VG को उधर भेज दूँ, वेलोसिटी इन ग्लास, तो C और ये न्यू G नीचे आ जाएगा, ये G है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना इक्वेशन 2। अब पूरी बात समझना, बहुत आसान है, बस इजीली समझते रहो। इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो, ये स्पेस छोड़ देते हैं। अब यहाँ नीचे आ जाओ। हाँ, बाय इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से बिल्कुल मैथ्स की तरह शानदार। एक क्या कहता है, न्यू W, सॉरी वो VW इक्वल्स टू C अपॉन न्यू W, VG इक्वल्स टू C अपॉन न्यू G। तो देखो इसको अपन क्या करेंगे, VW मतलब इक्वेशन 1 और 2 का भाग देंगे। भाई मैंने कहा था जब हमारे पास मैथ्स में, याद करो, दो इक्वेशन होती है तो अपन चाहे तो प्लस करें, चाहे तो माइनस करें, चाहे तो मल्टीप्लाई करें, चाहे तो डिवाइड करें, समझ गए ना, कुछ भी कर सकते हैं, वो दोनों इक्वेशन में एक साथ होनी चाहिए बस। तो अपन यहाँ पर क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 का डिवाइड कर रहे हैं, तो लेफ्ट वाले का तो न्यू VW बराबर VG वेलोसिटी, ठीक है। मतलब इसका दोनों लेफ्ट बटे में हो गया, बराबर C अपॉन न्यू W, C अपॉन न्यू W, फिर पूरा अपॉन बड़ा बटा, ठीक है, और C अपॉन न्यू G, C अपॉन न्यू G एक साथ लिख दिया। फिर आओ इधर, ये बटा ये लेफ्ट का लेफ्ट अपॉन राइट का राइट अपॉन। अब ये रेसिप्रोकल मान लो, ऐसा हो जाएगा। तो वो VW अपॉन VG इक्वस टू, ये जब रेसिप्रोकल होगा तो न्यू W रेसिप्रोकल न्यू G और नीचे आ गया C, C से C कट जाएगा। ये C इसीलिए अपन ने सेम टू सेम माना था, लास्ट में जाके तो काटना ही था, ये कट गया। तो पीछे क्या बचा, वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, यानी कि कांच, पानी का प्रकाश में वेग और ग्लास का कांच का प्रकाश में वेग। पीछे क्या बचा, न्यू G बटा न्यू W, ये चीज़ बची इक्वेशन 3। अब यहाँ आओ, न्यू W को लिख सकते हैं न्यू G, समझ पा रहे हो, ओके। अब अपन यहाँ लिखेंगे, ठीक है, कि इसमें आ जाओ सीधा ही, न्यू WG इक्वल्स टू न्यू VW को लिख सकते हैं न्यू G, और VG को लिख सकते हैं न्यू W, और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3। भाई ये क्यों, इसके अंदर ये वैल्यू कैसे रख दी, तो लिख देना समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। भाई फिर से न्यूमेरिक समीकरण उठाना पड़ेगा सोल्व करने के लिए, इसी के लिए तो कर रहे थे ये सब माथाफोड़ी। तो यहाँ क्या लिखना है कि समीकरण 3 से हमने VW को तो न्यू G कह दिया और VG को न्यू W कह दिया, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा कहता है कि न्यू W न्यू G न्यू W, इक्वेशन 3 समीकरण 3 से। तो न्यू WG इक्वल्स टू न्यू G कितना है 1.5, यस 1.5, और न्यू W कितना है 1.33, तो सापेक्ष का मतलब दोनों, अब WG। अब पॉइंट रिमूव करके 0 लगा दो, ताकि 2 डिजिट के बाद में यहाँ पर 2 डिजिट के बाद में, सॉरी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है,
यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, लेकिन बराबर करने के लिए 0 लगा सकते हैं अपन। अब इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट अब नहीं है, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया। अब आप ऐसा मान लो कि यहाँ पर तो 150 है और यहाँ पर 133 है, 133 है। किस टेबल से काटना चाहो काट लो, मतलब 150 में आप डायरेक्ट 133 का भाग दे सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये 133 एक बार चला गया, पीछे बच गया 17, लग गया पॉइंट 0। अब फिर एक बार गया, पूरी बात सुना है ना, तो पीछे क्या बचा, 10 में 3 गया तो 7, यहाँ बच गया 6 में से 3, 37, ठीक है। फिर 0 ऑटोमेटिक पॉइंट के बाद में लग जाता है। तो लगभग कितनी बार जाएगा, 133 दुगुना 3 बार तो जाएगा नहीं, तो लगभग 3 बार भी 99 हो जाता है, 2 बार जाएगा। तो 1.12 समथिंग, वैसे तो आता जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद में 2 डिजिट के बाद में अपन आंसर लिख सकते हैं 1.12, ठीक है। तो बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है, और मेरे हिसाब से इतना प्रॉपर तरीका आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैंने आराम से पूरा खोल के समझाया है। बस 2 फॉर्मूले आपको अलग से याद करने पड़ेंगे, एक तो ये वाला है ना, ये वाला, और एक था आपने वो सिमिलरली करके लिख दिया, क्योंकि हमें VW और VG नहीं पता था। इस न्यूमेरिकल की 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, ये 101% मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आ सकता है अलग से 3 मार्क्स में, ठीक है। ओके।